हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। और इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसा कि हम लोग इसके नाम से ही जानते हैं कि ये 1872 में ये लागू हुआ था। और इसके जो इसको ड्राफ्ट कौन किया था? इसको ड्राफ्ट किए थे सर जेम्स स्टेफन। जेम्स स्टेफन। तो हम लोग आज इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ेंगे। सेक्शन 3 यानी कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मतलब यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो वर्ड्स यूज़ हुआ है उसका क्या डेफिनेशन है, उसका क्या मीनिंग है, उसका कंसेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो उसमें बहुत कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट में। तो जैसे कि कोर्ट का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे आज। फैक्ट क्या होता है, रेलिवेंट क्या होता है, रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, प्रूफ डिसप्रूफ नॉट प्रूफ प्रूफ्ड क्या होता है, और इंडिया का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो इतना आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग सब इतना याद रखिएगा कि ज़्यादातर एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है वो सेक्शन 2 में होता है। वो सेक्शन 2 में होता है, लेकिन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें जो वेरियस वर्ड्स है, जैसे कोर्ट, फैक्ट्स, रेलिवेंट, एविडेंस, ये सब का क्या डिफिनेशन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोर्ट के डिफिनेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। यानी कि इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कोर्ट हर वो जज है और मजिस्ट्रेट है, या हर वो पर्सन है, केवल जज तो सारा जज कोर्ट होगा ही होगा, मजिस्ट्रेट तो सारा कोर्ट होगा ही होगा, और वो पर्सन भी हु इज़ ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, यानी कि जिसको साक्ष्य लेने का अधिकार हो, किसी भी मैटर पे जो साक्ष्य लेने का अधिकारी हो, वो कोर्ट कहलाएगा। तो जज को तो एविडेंस लेने का ऑथराइजेशन पावर होता ही है, मजिस्ट्रेट के पास भी होता ही है, लेकिन कुछ कुछ पर्सन और भी हो सकते हैं जो लॉ के द्वारा जिनको साक्ष्य लेना जो अलाउ किया गया है। जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपना एक कोर्ट होता है, वो लोग हो गए। जो गांव के मुखिया होते हैं वो लोग भी साक्ष्य ले सकते हैं। मुखिया मतलब सरपंच, जो पंच होता है वो भी साक्ष्य ले सकता है। तो ये लोग सारा का सारा कोर्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया है, आर्बिट्रेटर्स, यानी कि जो आर्बिट्रेशन का जो मामला होता है, आर्बिट्रेशन का जो केसेस होता है, जो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट जिसमें कवर होता है, उसमें जो पर्सन होता है वो, हालांकि वो एविडेंस तो लेता है दोनों पार्टीज से, क्योंकि उसको भी केस डिसाइड तो करना ही है, लेकिन फिर भी उसको कोर्ट नहीं बोला जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है इसका, आर्बिट्रेटर्स। अब हम लोग देखते हैं फैक्ट का मतलब क्या होता है। तो बेयर एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंसेस। यानी कि एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, कोई भी तथ्य, कोई भी चीज़ कि रामायण में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, या फिर भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, या किसी भी स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब कोई भी चीज़ की अवस्था क्या है। आइसक्रीम ठंडी है ना, चूल्हे में आग, चूल्हा गर्म है ना, या फिर अभी दोपहर का समय है ना, मेरे हाथ में जो कलम है वो लाल रंग की है।
तो ये स्टेट ऑफ थिंग बता रहा है, किसी भी चीज़ का क्या अवस्था है वो बता रहा है। और रिलेशन ऑफ थिंग्स यानी कि दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं का आपस में क्या संबंध है, क्या एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, क्या एक के गिरने से दूसरे से आवाज़ आती है। तो ये जो रिलेशन ऑफ थिंग्स है, ये तीन चीज़, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंसेस मतलब हमारा सेंस ऑर्गन्स। तो हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है कि हमारा 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है ना, आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। तो कोई भी थिंग, एनी थिंग या स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग्स अगर हम लोग या तो देख सकते हैं आँखों से, या कानों से सुन सकते हैं, या तो उसको स्मेल कर सकते हैं नोज़ से, टंग से टेस्ट कर सकते हैं, या स्किन से महसूस कर सकते हैं, तो वो फैक्ट कहलाएगा, वो हो जाएगा फैक्ट। तो ये जो एग्जांपल है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ये होगा फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट इसको कहा जाता है। और दूसरा डेफिनेशन है फैक्ट का कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉशियस। यहाँ पर किसी मेंटल कंडीशन का बात कर रहा है। मेंटल कंडीशन मतलब दिमाग की अवस्था, मानसिक अवस्था, कोई भी मानसिक अवस्था। कोई गुस्से में है, कोई खुश है, कोई सैड है, कोई डिप्रेशन में है, कोई किसी के प्रति कोई ग्रज रखा हुआ है, ये सब सारा का सारा मेंटल कंडीशन है ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉशियस। तो ये भी एक फैक्ट है, और इस तरह के फैक्ट को कहा जाएगा मेंटल फैक्ट। तो आइए अब इसको कुछ एग्जांपल से भी समझते हैं। दैट देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टन ऑर्डर इन अ सर्टन प्लेस इज़ अ फैक्ट। हाँ, ये फैक्ट है। मान लीजिए किसी मेज़ पर, किसी टेबल पर कुछ गेंदे रखे हुए, कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, तो वो एक सर्टन ऑर्डर में रखे हुए हैं। सबसे छोटी गेंद पहले, उसके उससे बड़ी गेंद उसके बगल में, उससे बड़ी गेंद उसके बगल में, उससे बड़ी गेंद उसके बगल में। तो इस ऑर्डर में रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर कुछ बॉल्स। तो ये एक फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट है, क्योंकि इसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। इट कैन बी सीन बाय आवर आइज, आँखों से ये देखा जा सकता है। तो कोई भी चीज़ विच कैन बी परसीव्ड बाय दी सेंसेस इज़ अ फैक्ट। दूसरा है दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट। हाँ, हर्ड और सॉ यानी कि जो देखा या सुना, तो कानों से सुना और आँखों से देखा, तो वो भी एक फैक्ट है, वो भी फैक्ट कहलाएगा। तीसरा है दैट अ मैन सेड सर्टन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट। तो कोई भी कुछ कहता है तो वो कानों से सुना जा सकता है ना। तो पॉसिबल है, जो चीज़ सेंस से परसीव करना पॉसिबल है, सेंस यानी कान, तो वो भी एक फैक्ट है, तो ये भी एक फैक्ट होगा। दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टन ओपिनियन, ये एक मेंटल फैक्ट है। किसी के प्रति कोई किसी के प्रति कोई ओपिनियन रखता है, वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, बहुत घटिया इंसान है, बहुत महान इंसान है, तो वो भी एक मेंटल फैक्ट है। ठीक है। या फिर कोई इंटेंशन होल्ड करता है कि नहीं मैं तो उसे मार दूंगा यार, तो वो भी फैक्ट है। गुड फेथ, बैड फेथ, फ्रॉडेंटली, धोखेबाजी करने का इंटेंशन, कुछ भी, ठीक है। तो वो सब सारा का सारा आपका मेंटल फैक्ट आएगा। ये वाला एग्जांपल, ये सारा मेंटल फैक्ट है। दैट अ मैन हैज़ सर्टन रेपुटेशन, किसी का कोई रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है? रेपुटेशन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो दिमाग में एग्जिस्ट करता है। तो दिमाग में एग्जिस्ट किया हुआ कोई भी चीज़ मानसिक अवस्था को दर्शाता है, तो ये भी एक मेंटल फैक्ट ही कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो बेयर एक्ट के लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks, or by more than one of these means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर
एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी मैटर किसी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया है। आप समझ के चलिए, एक पेपर लेते हैं हम लोग, एक पेपर लेते हैं, ये पेपर है, इस पर कोई भी मैटर डिस्क्राइब किया। कोई मैटर मतलब समझ लीजिए एक मैटर है कि ए ने बी की हत्या की, ए ने बी को मारा, तो उस पर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है ए ने बी को मारा, मर्डर्ड ए मर्डर्ड बी, है ना। तो ये पेपर एक सब्सटेंस है और एक मैटर इस पर डिस्क्राइब किया गया है, ये एक मैटर है ना, ए ने बी को मारा। तो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। तो लेटर्स हो सकता है, ये लेटर्स के थ्रू देखिए मैंने डिस्क्राइब किया है, ये क्या है, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है ना। और या फिगर्स के थ्रू, या कोई ड्राइंग करके या फिर कोई फिगर बना करके कुछ एक्सप्रेस किया हुआ है इसमें, कुछ भी कोई भी फिगर, या किसी मार्क्स के थ्रू, मार्क्स यानी कि कोई चिन्ह के थ्रू, तो कोई भी चिन्ह हो इसमें, ठीक है, सही गलत पेपर के ऊपर, ठीक है, या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। सब्सटेंस में केवल पेपर नहीं आता है, बहुत पहले ज़माने में तो रॉक के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा या मार्क्स बनाया जाता था एंशियंट टाइम्स में। एक सब्सटेंस आपका पेन ड्राइव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है, लैपटॉप टैब में भी हो सकता है। तो ये सब सारा का सारा सब्सटेंस है। और कोई भी मैटर अगर कुछ लेटर, कोई भी मैटर अगर लेटर, फिगर या मार्क्स की तरह अगर किसी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब किया हुआ है तो वो पूरा डॉक्यूमेंट कहलाएगा, है ना। तो ये जो लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट होगा, इसको डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। तो न्यूज़पेपर एक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में पेश किया हुआ कोई भी कागज़ जिस पे कुछ लिखा हुआ हो, कुछ डिस्क्राइब किया हुआ हो कोई मैटर, वो डॉक्यूमेंट है। तो ये सब डॉक्यूमेंट में आता है। इसको अगर इलस्ट्रेशन से हम लोग समझें तो सिंपल सी बात है, राइटिंग है जो डॉक्यूमेंट, कोई भी राइटिंग, कोई भी लिखावट एक डॉक्यूमेंट ही है, हाँ बिल्कुल। या वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। कोई भी वर्ड्स अगर प्रिंटेड है, प्रिंट किया हुआ है या लिथोग्राफी किया गया है उसके साथ, या उसका फ़ोटो खींच करके रखा गया, तो वो एक डॉक्यूमेंट है। अब मैप और प्लान इज़ ए डॉक्यूमेंट, हाँ कोई भी मैप प्लान डॉक्यूमेंट है। अगर भारत का नक्शा है, आपकी स्टेट का नक्शा है, वर्ल्ड मैप है, सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट ही है, क्योंकि वो फिगर्स के थ्रू समझाया गया है। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट। कोई भी स्टोन, मैंने बताया ना एंशियंट टाइम पे पहले स्टोन पे भी लिखते थे या इंस्क्रिप्शन करते थे उसके ऊपर, या मेटल के ऊपर करते थे, या मेटल के ऊपर हो तो वो भी डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर मतलब होता है हम लोग कार्टून, यानी कि कोई भी अगर हम लोग न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, उसमें कई पॉलिटिशियंस का या सेलिब्रिटीज़ का कार्टून्स बनाया हुआ रहता है, उसको कैरिकेचर बोला जाता है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये सब सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं एविडेंस का डेफिनेशन। चूँकि इस एक्ट का नाम ही है इंडियन एविडेंस एक्ट, तो एविडेंस का तो डेफिनेशन देखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. और दूसरा डेफिनेशन है इसका, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर दी ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये इसका अगर हाइलाइट्स को हम लोग समझे जो मैंने हाईलाइट किया है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एविडेंस का मतलब होता है दो चीज़, या तो वो एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट यानी कोई चीज़ बोल करके जो होता है, ठीक है, या फिर एक डॉक्यूमेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन लोग देख चुके हैं। सिंपल भाषा में अगर कोई विटनेस, अगर कोई गवाह कोर्ट में आकर के कुछ बोल कर बोले, या फिर कोई भी पर्सन कोई डॉक्यूमेंट पेश करे कोर्ट में, तो वो एविडेंस कहलाएगा। वो स्टेटमेंट और वो डॉक्यूमेंट एक एविडेंस कहलाएगा। और अगर स्टेटमेंट अगर कोई दे, यानी कि कोई गवाह आकर के कुछ बोले, तो उसको कहा जाएगा ओरल एविडेंस। उस तरह के एविडेंसेस को बोला जाता है ओरल एविडेंसेस। और अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करे कोर्ट के सामने, कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे कोर्ट को, तो वो कहा जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो स्टेटमेंट्स जो होता है ना, स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट, तो स्टेटमेंट में बस एक रिक्वायरमेंट चाहिए कि वो एक
विटनेस जो स्टेटमेंट देने आएगा तो विटनेस होगा ही, कोर्ट का परमिशन होना चाहिए या कोर्ट का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा कोर्ट में जाकर खड़ा हो गया, कुछ भी बोल दिया तो वो स्टेटमेंट उसका ओरल एविडेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट का परमिशन या कोर्ट रिक्वायर करेगा कि भाई आइए, या कोर्ट से परमिशन लेकर कोई जाता है, कुछ बोलता है कटघरे में खड़ा होकर के, तो ही वो स्टेटमेंट ओरल एविडेंस होगा। एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया गया, यानी कोर्ट जिसका निरीक्षण करे, जिसका कोर्ट जिसको पढ़े, कोर्ट जिसको देखे, वो डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा। ऑब्वियसली कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट होता है वो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए ही सबमिट होता है, तो ज़्यादातर इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है होगा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो होगा ही होगा। तो एविडेंस यहाँ पर दो तरह का है, एक ओरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। तो हम लोग अब डेफिनेशन देखेंगे प्रूफ्ड, सॉरी प्रूफ्ड, डिसप्रूफ्ड और नॉट प्रूफ्ड। ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है और ये तीनों का डेफिनेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। प्रूफ्ड यानी कि कोई भी फैक्ट को कब माना जाएगा कि वो प्रूव हो गया। आपने एविडेंसेस दिया और उसको मान लिया जाएगा कि ठीक है ये प्रूव होता है। तो अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड when, after the considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under these circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। देखिए, बेयर एक्ट को पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ऐसा है कि कोई भी फैक्ट कोर्ट कब मानेगी कि प्रूफ हो गया, ये प्रूफ्ड है। कोई भी फैक्ट जब एविडेंसेस दिया उसको प्रूफ करने के लिए, और उस एविडेंसेस को लेने के बाद, यानी उसको कंसिडर करने के बाद, उसको देखने के बाद, द कोर्ट इधर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, ठीक है, या तो कोर्ट एविडेंसेस को देखने के बाद ये मानने लगा कि वो जो फैक्ट है, ये जो इट है, इट मतलब फैक्ट, इधर बिलीव्स इट यानी फैक्ट टू एग्जिस्ट, यानी कि एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट ये मानने लगा कि हाँ ये फैक्ट हुआ है, ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, ऐसा हुआ होगा। या फिर कंसिडर करता है कि वो एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, बहुत चांसेस है कि ये हुआ होगा। 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन बहुत चांसेस है, इतना चांसेस है कि कोई भी प्रूडेंट मैन, जो इंसान पागल नहीं है, जो इंसान सही है, ठीक है, वो इंसान इतना ये सब सर्कमस्टेंसेस से बिलीव कर लेता, एविडेंसेस देखने के बाद वो भी बिलीव कर लेता कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, ऐसी घटना घटी होगी जिसके लिए एविडेंस दिया जा रहा है, ऐसा फैक्ट जरूर हुआ होगा। तो उस केसेस में कोर्ट क्या करेगी, वो फैक्ट को सही मान लेगी कि ये फैक्ट ऐसा तथ्य है, ऐसा घटना घटा होगा, ऐसा हुआ होगा। तो उस केस में माना जाएगा कि जो मैटर है वो प्रूव हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्रूव क्या होता है। तो अगर आप प्रूफ समझ गए तो आपको डिस्प्रूव समझना बहुत आसान है। इसको अगर पढ़ें तो अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड व्हेन, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। तो इसमें सिंपल सा उसका उल्टा ही कहा गया है, प्रूफ्ड का उल्टा डिस्प्रूव्ड कहा गया है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड कब कहा जाएगा कि एक फैक्ट आप प्रूव नहीं कर पाए, डिस्प्रूव मतलब प्रूव नहीं हो पाया वो, जब मैटर को कोर्ट कंसिडर किया, देखने के बाद, एविडेंसेस देखने के बाद, कोर्ट बिलीव करता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा फैक्ट रहा ही नहीं होगा, ऐसा घटना घटा ही नहीं होगा, ऐसा तथ्य को रहा ही नहीं होगा। या फिर कंसिडर्स इट नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। यानी कि कोई भी प्रूडेंट मैन, यानी जो इंसान पागल नहीं है, जो इंसान नॉर्मल है, वो ये मैटर देखने के बाद वो ये मान सकता है कि हाँ ऐसा तथ्य नहीं हुआ होगा, ऐसी घटनाएं नहीं घटी होंगी। तो कोर्ट भी उसको नहीं मान करके चलेगा,
उसको कहा जाए कि ये फैक्ट डिस्प्रूव हो गया, ये प्रूव नहीं हो पाया। तो प्रूव और डिस्प्रूव तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे नॉट प्रूव्ड क्या होता है। तो ये सिंपल सी बात है, फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। यानी कि फैक्ट ना ही प्रूव हो पाया ना ही डिस्प्रूव हो पाया। ना ही कोर्ट ये मान पाया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट हुआ होगा, ऐसी घटना घटी होगी, और ना ही कोर्ट ये मान पाया कि ऐसी घटना नहीं घटी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो उस केसेस में उसको नॉट प्रूव्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी ये प्रूव्ड, कोई फैक्ट अगर प्रूव्ड हो जाता है, और अगर एक फैक्ट प्रूव हो जाता है, एक फैक्ट नॉट प्रूव्ड होता है, सॉरी डिस्प्रूव हो जाता है, डिस्प्रूव हो जाता है और एक फैक्ट नॉट प्रूव्ड होता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोर्ट जब भी जजमेंट देगी तो केवल फैक्ट जो जो प्रूव हुआ है उसके बिना पर, उसके बेसिस पर ही अपना जजमेंट सुनाएगी। जो फैक्ट डिस्प्रूव हो गया, जो गलत साबित हो गया, उसके बेसिस पर भी नहीं, और जो प्रूव ही नहीं हो पाया कोर्ट में, ना प्रूव हो पाया ना डिस्प्रूव हो पाया, उसके बेसिस पर भी कोर्ट अपना जजमेंट नहीं सुना सकती है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया का डेफिनेशन क्या है? इंडिया का डेफिनेशन है, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को पहले एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन अब आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A हट गया है। तो अब जम्मू कश्मीर भी इंडिया का एक पार्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग भी। ऐसे तो था ही पहले भी, अभी भी, अब तो बहुत अच्छे से हो गया। अब तो ये एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप समझ लीजिए।